So, guys, my name is Ayushi, and today I am going to cover a topic of DNA. ठीक है, तो DNA का हम बिल्कुल बेसिक उठाएंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा ना, तब तक आप कुछ भी आगे का कितना भी पढ़ लो, आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। सो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, डीएनए के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि डीएनए क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो डीएनए क्या होता है, पहली बात तो जितनी भी हमारी जिंदगी है, ठीक है, जो भी चीज है, हर चीज की जिंदगी है, पेड़ पौधों की अपनी है, हर चीज की कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होता है। इवन एक सब्जी का भी कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होता है। अगर आप किसी सब्जी को बाहर बहुत दिन तक खुला रख दें, वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो एवरीथिंग हैज देयर ओन लाइफ स्पैन, राइट। सो डीएनए को पता है कि हमें किस चीज को प्याज बनाना है, किस चीज को हमें हाथी बनाना है, और किस चीज को हमें इंसान बनाना है। तो ऑल द लाइफ प्रोग्राम, जिंदगी का प्रोग्राम जो है वो कहाँ स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है हमारे डीएनए में, राइट। और अब हम अगर दूसरी बात करें तो क्या कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवम क्या हो गया, फीमेल का है, एंड मेल का जो स्पर्म है, वो जब दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड ओवम, राइट। तो फर्टिलाइज्ड ओवम दैट हैव ऑल द जेनेटिक मटेरियल that have complete program to make structurally and functionally organelle। दो चीजें मिली, एग मिला और स्पर्म मिला, दोनों ने मिलके बनाया फर्टिलाइज्ड ओवम। उस ओवम में क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या कंप्लीट करता है प्रोग्राम को, उसको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कंप्लीट करने में। तो हमारा मास्टर प्लान क्या हुआ डीएनए का, डीएनए ने क्या मास्टर प्लान बनाया। डीएनए इज अ बॉस, डीएनए को पता है कि डीएनए कमांड करेगा टू मेक आरएनए। आरएनए में क्या होता है, फंक्शनल कॉपीज होती हैं, राइट। डीएनए में क्या होता है, फंक्शनल कॉपीज होती हैं, फंक्शनल कॉपीज होती हैं डीएनए की, राइट। तो हम क्या करते हैं, डीएनए ने कमांड किया आरएनए को, आरएनए ने बनाया फंक्शनल कॉपीज, और इस फंक्शनल कॉपीज से बना हमारा प्रोटीन। और प्रोटीन होता है दो टाइप का, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगा, राइट, एंड दूसरा होगा फंक्शनल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन, राइट। फंक्शनल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन, इजी है ना, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज डीएनए, राइट। तो डीएनए क्या है, डीएनए इज अ अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। क्या मतलब हुआ इसका, इस लाइन का, कि there is a linear line, okay, there is a line in which we have unbranched linear polymer of nucleotide, right. What is it, DNA is a unbranched linear polymer of nucleotide, that's it. So if I say, that अगर ये डीएनए है, तो डीएनए में क्या है, ये पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, राइट। सपोज दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ डीएनए, राइट, दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ डीएनए in which polymer of nucleotides have been put it down, right.
सपोज ये एक स्ट्रिंग ऑफ डीएनए है और इसमें हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रखे हुए हैं, तो हमें डीएनए को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड्स को, क्योंकि जब तक हमें न्यूक्लियोटाइड्स नहीं समझ में आएंगे, जब तक हमें समझ में आएगा नहीं कि डीएनए कैसे बना है, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो मैं आपको बताती हूँ शुरू से। सबसे पहले क्या था? स्टार्टिंग की जो फर्स्ट स्लाइड थी, मैंने बताया था डीएनए से आरएनए बना था, एंड आरएनए से बना था प्रोटीन, एंड प्रोटीन था हमारा स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन था, राइट? एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। और प्रोटीन बन किससे रहा था? अगर मैं वापस से ऊपर जाती तो किससे बन रहा था? डीएनए से। तो सबसे पहले तो हमें डीएनए ही समझना है, राइट? तो डीएनए समझना है, तो डीएनए क्या है? डीएनए इज अनब्रांच लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने एक ब्रांच, एक एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया, उसमें अनब्रांच लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को रखा, और न्यूक्लियोटाइड किससे बन रहा है? डीएनए से या आरएनए से। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? वेदर इट्स मेक ऑफ डीएनए और आरएनए, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसके न्यूक्लियोटाइड्स में रख क्या रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड भी तो किसी ना किसी चीज का बना होगा, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो न्यूक्लियोटाइड या तो डीएनए का बना है या तो आरएनए का बना है, बट बना कैसे है? न्यूक्लियोटाइड से ही बना है। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड में ही तो कोई ऐसी चीज रखेंगे ना जिससे वो या तो डीएनए बनाएगा या तो आरएनए बनाएगा। सपोज आप दही है, ठीक है? तो दही में अगर आप बूंदी डाल दो, खीरा डाल दो, ये सारी चीजें डाल दो, तो क्या बन जाएगा? रायता बन जाएगा। और अगर आप उसको कढ़ाई में छौंक के और उसमें बेसन डाल दो, तो क्या बन जाएगी? कढ़ी बन जाएगी। बट बन किससे रहा है? बन तो दही से ही रहा है ना। तो वही डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोटाइड में हम कौन से ऐसे बेसिस डालते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से शुगर्स डालते हैं, कौन से बेसिस डालते हैं, जिसकी वजह से या तो वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है या तो वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब अगर हम या तो डीएनए उस न्यूक्लियोटाइड में, जो भी न्यूक्लियोटाइड हमने रखना है, जो भी न्यूक्लियोटाइड हमें रखना है, उस न्यूक्लियोटाइड में क्या बनेगा? वो या तो डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा। और जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ रखते हैं, तो वो क्या बन जाता है? न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, राइट? मेरा एक एग्जाम्पल यही है कि आप दही से या तो रायता भी बना सकते हैं या तो कढ़ी भी बना सकते हैं, बट ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उस दही से क्या बनाना चाहते हैं। वैसे ही ये सब डिसाइड डीएनए करता है कि उसे आरएनए बनाना है या उसको डीएनए ही बनाना है, राइट? तो अब न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। थैंक यू। हाय। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, राइट? तो न्यूक्लियोटाइड का जो पहला बेस होता है, सी न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों से बनता है। मैं आपको बता देती हूँ अभी। पहली चीज़ तो आप देख रहे हो, ठीक है? पहला बेस ये है। दूसरा बेस है शुगर, एंड जो थर्ड बेस है वो है फॉस्फेट ग्रुप, राइट? जो पहला बेस है वो है नाइट्रोजनस बेस, द सेकेंड इज शुगर और पेंटोज शुगर, एंड द थर्ड इज phosphate group. The sugar will be of either pentose or ribose sugar, right? So अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, राइट? तो अब हम शुरू करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस से।
तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज ऑफ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एंड डबल रिंग स्ट्रक्चर. जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है वो होती है पिरिमिडीन, और जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्यूरिन. राइट, पिरिमिडीन एंड प्यूरिन. तो अब हम आगे देखते हैं. पिरिमिडीन जो है इसमें जितनी भी रिंग रहेंगी वो सिंगल रहेंगी. तो आप सिंगल में क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल. अब मैंने यहाँ बगल में बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर. यू कैन सी थायमीन सिंगल रिंग, साइटोसिन सिंगल रिंग, यूरेसिल single ring. Now double ring, adenine, guanine, adenine double ring, guanine double ring here also, right? Now what is the basic difference is कि DNA में यूज होता है थाइमिन एंड RNA में यूज होता है यूरेसिल. राइट, राइट. RNA में यूज होता है यूरेसिल and for DNA is thymine. Now ये थाइमीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये साइटोसिन का, ये एडेनिन का, ये ग्वानिन का, एंड दिस इज फॉर यूरेसिल. अब हमने पहला बेस तो जान लिया. न्यूक्लियोटाइड का पहला बेस हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग. और वो कार्बन रिंग क्या है, या तो सिंगल रिंग है या तो डबल रिंग है, और उसमें नाइट्रोजन है प्लस उसमें कार्बन रिंग है, इसलिए वो या तो सिंगल रिंग की होगी तो वो पिरिमिडीन, और डबल रिंग की होगी तो प्यूरिन. एंड नाउ प्यूरिन पिरिमिडीन में आप पढ़ेंगे तो TCAG and UCAG, right? TCAG, UCAG, right? इन मतलब जब हम थाइमीन यूज कर रहे हैं तो वो DNA बनाता है, और जब हम सब चीजें सेम रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल हटा रहे हैं, यूरेसिल लगा रहे हैं, थाइमीन हटा रहे हैं, तो वो हमारा RNA बनाता है. राइट, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है. साइटोसिन सिंगल रिंग, थाइमिन सिंगल रिंग, यूरेसिल सिंगल सिंग, एडेनिन डबल, ग्वानिन डबल. नाउ विल मूव फर्दर. पहला बेस हमने जान लिया. पहला बेस है हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स, एंड you can learn all that. Now we will move further. So पहला बेस हमने जान लिया. नाउ दिस इज सेकेंड बेस. मैंने आपको बताया दूसरा बेस क्या है, शुगर. तो जब हम शुगर में, यू कैन सी हेयर, मैंने बताया था शायद आपको कि जब किसी भी चीज में आप ऑक्सीजन को हटा रहे हो तब वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सी. उसका ऑक्सीजन हट गया तो इट विल बिकम डीऑक्सीडाइज्ड, यानी कि उसका ऑक्सीजन हट गया तो वो डीऑक्सीडाइज्ड हो गया. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है. राइट, इसमें आप देखो ध्यान से, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें कार्बन शुगर्स होती हैं. ठीक है, और इसीलिए इसको पेंट बोला जाता है. पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5. पेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये 5 कार्बन इसमें अटैच हैं. यू कैन काउंट हेयर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, and here it is 5. Now
एंड हेयर यू कैन सी, जब इसका ऑक्सीजन हट गया तो ये डीऑक्सी कहलाया, और जब हमने इसमें ऑक्सीजन को जोड़ा तो ये राइबोज शुगर हो गई। 1 2 3 4 5 डीऑक्सी एंड राइबोज शुगर। और मैं आपको ये बार बार 5 क्यों बता रही हूँ, इस ये आपको आगे चल के पता चलेगा, बट अभी आप ये याद रखना कि यहाँ पे 5 कार्बन्स हैं अटैच, राइट। तो अब हमें पता चल गया, देखिए जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, तो उसमें कौन सी शुगर यूज होगी, डीऑक्सी वाली। क्यों, क्योंकि हम डीएनए के में नाम से ही पता चल रहा है, डीएनए के फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उसके उसके जो राइबो शुगर जो है उसमें एट दिस पॉइंट ऑक्सीजन नहीं है। तो अब जब आप कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे और उस स्ट्रक्चर के आप शुगर को देखोगे और उसमें आप जब ये देखोगे कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो डीएनए है कि आरएनए है। अगर ऑक्सीजन होगी तो आरएनए होगा और नहीं होगी तो डीएनए होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस और ये वाली शुगर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि अभी इसके सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे हमने क्या, नाइट्रोजनस बेस डाल दिया है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड, राइट। हमने पेंटोज शुगर ली और उसमें अपना हमने कार्बन, नाइट्रोजनस बेस कार्बन रिंग जो हमारी पढ़ी थी हमने ATGC, जब वो हमने उसमें ऐड करी, पहला नाइट्रोजनस बेस जो हमने पढ़ा, उसके साथ जब हमने दूसरे नाइट्रोजनस बेस यानी कि पेंटोज शुगर को जब ऐड किया तो वो क्या बनाया इसने, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अभी हम लोगों को न्यूक्लियोसाइड मिला है, हम लोगों का जो मोटो है, हमारा जो, हम लोग को क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड। हमें क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड। तो अभी तो ये न्यूक्लियोटाइड बना नहीं, अभी तो ये सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा गया तो वो न्यूक्लियोसाइड बन गया। नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस साइड इनटू टाइड, लेट्स कन्वर्ट साइड इनटू टाइड। हमने सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जिसकी वजह से ये जो पूरा हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जो कर आगे जो कि आगे जा कर के डीएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा, डीएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा, ये हमें अभी नहीं कंफर्म है। तो ये चीज हम अभी आगे देखेंगे। बाकी मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि अगर शुगर के पार्ट्स में ओ लगा हुआ होगा तो वो डीएनए बनेगा, और अगर ओ नहीं लगा होगा तो वो आरएनए बनेगा। सॉरी, अगर वो डीएनए होगा तो उसमें ओ नहीं होगा, और अगर उसमें ओ प्रेजेंट होगा तो वो राइबोज शुगर होगा। तो यही जो हमारा है मेन चीज डिसाइड करेगी कि ये आरएनए बनेगा या डीएनए बनेगा। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि डीएनए में आता है थाइमीन और आरएनए में आता है यूरेसिल। तो ये दोनों चीजें मिलकर तय करती हैं कि ये डीएनए बनेगी या आरएनए बनेगी। लेकिन इन दोनों को अगर हम अभी हटा दें तो जब हमारे एक शुगर में एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो वो हमारा बना देता है न्यूक्लियोटाइड। और अभी हमें सिर्फ इतना ही जानना है, राइट। 5N एंड 3N। सी, मैं आपको उस वक्त इसीलिए बार बार बोल रही थी कि 5 and 3 देखो, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो डीएनए है वो आप देखिए एंटी पैरेलल चलता है। ये चीज नीचे से ऊपर जा रही है और ये चीज ऊपर की से नीचे आ रही है। अब आप यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5। मैं आपको लिख के बताती हूँ,
1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो ये इसका एंड कहाँ पे, इसका जो है एंड, या मैं बोलूँ इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, 5 एंड से, राइट। और अब आप इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये स्टार्टिंग यहां से हो रही है लेकिन इसकी एंडिंग यहां पे हो रही है, तो ये 3 एंड। ठीक है, अब आप ऐसे ही इसको काउंट करो, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे ये एंडिंग हो रही है, और अब आप यहाँ काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ इसकी 5 की एंडिंग हो रही है। तो ये आपने देखा इसका स्ट्रक्चर। नाउ अब इसमें देखिए, ये जो एक लाइन जा रही है, राइट। अब आप इसको देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और टी के बीच में 1 और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाइल जी एंड सी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये चीज अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी ऐसा क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और बाकी आपने 5 एंड और 3 एंड देख लिया है, राइट। Now will we move further? एडेनिन स्ट्रक्चर। अब देखो, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है। हमने लिया एडेनिन, राइट। हमने उसमें, अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि अब ये आरएनए बनेगा या डीएनए बनेगा, ये आपको राइबोज से पता चल जाएगा। अब ये इसमें राइबोज शुगर ऐड है, यहाँ पे दोनों जगह पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या बनाएगा हमारा आगे चल के, आरएनए, राइट। सी, फॉस्फेट ग्रुप। बेसिस में हमने राइबोज एंड एडेनिन यूज किया। जब हमने एडेनिन प्लस राइबोज को अटैच किया तो क्या बन गया, एडेनिन प्लस राइबोज एडेनोसिन। जब हमने एक फॉस्फेट ग्रुप लिया और एडेनोसिन लिया तो क्या बन गया, इस एडेनोसिन और एक फॉस्फेट ग्रुप को हमने जब लिया तो क्या बन गया, एडिनोसिन। एक फॉस्फेट ग्रुप को लेने की वजह से मोनोफॉस्फेट, राइट। जब हमने दो फॉस्फेट ग्रुप लिए और ये एडिनोसिन का स्ट्रक्चर लिया, और दो फॉस्फेट ग्रुप लेने की वजह से डाई फॉस्फेट। और जब हमने अपने ये तीनों के तीनों फॉस्फेट ग्रुप का यूज किया तो, और एडेनोसिन का यूज किया तो बना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। नाउ वी विल मूव फर्दर। ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। जीडीपी, सी, ग्वानिन का स्ट्रक्चर लिया, डबल रिंग। यहाँ पर भी देखो आरएनए ही बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हर जगह OH OH प्रेजेंट है। नाउ दो फॉस्फेट ग्रुप लिए तो guanosine diphosphate, इधर monophosphate because of one phosphate, and triphosphate because it has three. And now we will see that it's something different, which is CGMP. Now what is CGMP? The CGMP pathway is a short for cyclic guanosine monophosphate pathway.
ये एक अलग अपना बहुत अच्छा टॉपिक है, बट अभी इसको थोड़ी सी आप डेफिनेशन पढ़ लो। ये मैं आपको नेक्स्ट जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें ये पूरा कवर करूंगी। ये बस अभी आप देख लो कि ये क्या है। ये पाथवे में यूज होता है। ये सेलुलर सिग्नलिंग मैकेनिज्म में यूज होता है, जहाँ पे किससे सिंथेसाइज होता है, जीटीपी से सिंथेसाइज होता है। एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर करता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स आप पढ़ लीजिए। प्लेटलेट एग्रीगेशन, वैसोडाइलेशन, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज होता है। और पाथवे is tightly regulated by enzyme like guanylate cyclase, जो कि सिंथेसाइज होती है सीजीएमपी में। फॉस्फोडाइस्ट्रेज, जो कि ब्रेक डाउन होती है, thereby controlling its cellular concentration and effects. Now we'll move further. Which enzyme can break the tough bond of phosphodiester bond? Now we'll move to that which enzyme can break the tough bond of phosphodiester bond, right? देखिए, जो एक बार न्यूक्लियोटाइड पूरा बन गया, ठीक है, अब हमें कंटिन्यू जरूरत होती है उससे। कभी कुछ और बनना है, कभी कुछ बनना है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको एज इट इज यूज करें। कभी कभी उसको तोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो वो कैसे टूटता है? तो क्या अगर पीएच को हम चेंज करेंगे तो क्या वो टूट जाएंगे? द आंसर इज नो। क्या टेम्परेचर को हम करेंगे तो वो टूट जाएंगे? आंसर इज नो। कैसे ब्रेक होता है? एंडोन्यूक्लियेसिस या एक्सोन्यूक्लियेसिस के थ्रू। ये जो न्यूक्लियेसिस होते हैं ना, ये बैकबोन, जो डीएनए की बैकबोन होती है ना, उस पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो बैकबोन आपको पता है किससे बनी है? शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से बनी है। तो उसमें जब हम अटैक करते हैं तो जो है ये जो चीजें हैं, शुगर और आपकी फॉस्फेट ग्रुप, ये ब्रेक होता है न्यूक्लियसिस। अच्छा, आप एक चीज आपको मैंने बोला कि जो उसकी बैकबोन है, राइट, और अंदर क्या लगा है? एटीजीसी। अंदर नाइट्रोजनस बेस लगे हैं, एटीजीसी। तो आपने कभी ये सोचा कि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें अंदर एटीजीसी लगे होते हैं और बाहर जो है वो लगा होता है उसमें शुगर एंड एनर्जी। तो ऐसा क्यों होता है? वो भी एक अलग क्वेश्चन है, वो आपको आगे बताऊंगी मैं। खैर, अभी ये पढ़ते हैं। तो जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये क्या करते हैं? एंजाइम, ये एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को सीधे के सीधे दो पार्ट में ब्रेक करता है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, हमने इसमें एंडोन्यूक्लियस लगाया। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसको में हमने एंडोन्यूक्लियस लगाया बीच में, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर हमने और एंडोन्यूक्लियस लगाए, तो इसको भी हमने और पार्ट में डिवाइड कर लिया। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक्सो मतलब एग्जिट, तो ये इसके एग्जिट टर्मिनल्स पे ब्रेकआउट करता है। थोड़ा थोड़ा निकालेगा, 5 एंड निकालेगा, फिर इधर से 3 एंड निकालेगा। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड रिमूव फ्रॉम एंड्स, यहाँ पे ये एंड से निकलता है। तो आपने देखा एंडोन्यूक्लियस क्या हो गया और एक्सोन्यूक्लियस क्या हो गया। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आपने एक चीज मैंने आपको थी कि ए एडेनिन और थाइमीन में ना दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्वानिन में ना दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। लेकिन जो एडेनिन और थाइमीन में होता है, उसमें हमें ये नहीं देखने को मिलता। उसके स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है केमिकल ग्रुप का, जिसकी वजह से हमें खाली दो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर साइट में मिल पाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्रूव की बात है। ग्रूव क्या होता है? ग्रूव होता है कि स्पेस बिटवीन ट्विन हेलिकल स्ट्रैंड। हेलिकल स्ट्रैंड क्या होता है? हेलिकल स्ट्रैंड मतलब हेलिकल मीन्स द 3D स्ट्रक्चर, जो ये आपको राउंड एंड राउंड इस शेप का जो दिख रहा है, सांप जैसा ऐसे बना हुआ है, इस शेप को कहते हैं, ठीक है, हेलिकल स्ट्रैंड। तो इस स्ट्रैंड में आप ये देखो, यहाँ पे जो स्पेस है वो कितनी कम है, तो ये हो गया माइनर ग्रूव। और यहाँ पर जो है स्पेस बहुत ज्यादा है, तो ये हो गया मेजर ग्रूव। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है, रेप्लिकेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ऑल्टरेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है और रेप्लिकेशन को रेप्लिकेट करता है। जो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव के कुछ ही की पॉइंट्स हैं कि जो इसमें बैकबोन होती है वो फार अपार्ट होती है, मेजर ग्रूव में दूर दूर होती है, माइनर ग्रूव में पास पास होती है। जो मेजर ग्रूव है इसमें जो बाइंडिंग होती है, इसमें क्या होता है ना कि इजली ये बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी इसमें सब काम होते हैं। लेकिन जो ये माइनर ग्रूव होता है ना, ये कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए होता है। बट एक्सेसिबल कौन सा होता है? अगर हमें किसी चीज को पकड़ना है तो हम उसको पकड़ पाएंगे ना, जो चीज हमारे पास में है। जो चीज पास में है हम उसे पकड़ पाएंगे, कि जो चीज दूर है उसे पकड़ पाएंगे? तो जो चीज पास में है हम उसे पकड़ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है द एज ऑफ बेसिस आर मोर एक्सेसिबल इन दिस ग्रुप। इस वाले ग्रुप को जब हम पकड़ते हैं या इस पे कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी होता है, क्योंकि एक को पकड़ा तुरंत दूसरा भी आ जाता है। बट इसमें थोड़ा काम करना, चीजों को करना मुश्किल होता है। इसीलिए डक्टिनोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जो कि अटैच कर दी जाती है स्मॉल ग्रूव से, और यहाँ पर वो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जितनी भी चीजें हैं उसको बंद कर देती है। तो इससे क्या होता है, कैंसर पेशेंट के जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। या जो आप समझ ली आफ्टर आफ्टर जो ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी के बाद, जब हम इस ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी, तो डक्टिनोमाइसिन क्या करता है, माइनर ग्रूव पे जा करके उसके फर्दर पॉलीमराइजेशन को बंद कर देता है। राइट, नाउ विल मूव फर्दर। डीनेचुरेशन एंड अनीलिंग। देखो, जब हमारा ये एक डीएनए है, ठीक है, हमने अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि एटीजीसी जो उसकी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जो है एटीजीसी, देखो आप वो अंदर लगा हुआ है, ये देखो आप अंदर लगा है। और जो इसकी ये बैकबोन है ये बाहर की तरफ है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये पढ़ो। ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आए। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द बेसिस अनस्टैक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। हमने ये डीएनए लिया, अब हमको इसको डीनेचर करना है, यानी कि इसके जो नेचुरल इसका है इसके फॉर्म से हटाना है। तो हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसको हमने एक ऐसी जगह रखा और उस जगह का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो पार्शली अनबाउंड डीएनए, अब क्या होगा, डीएनए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये हटने लग जाएगा। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बताया था पहले वाले स्लाइड में कि एटी जो है ना उसमें डबल बॉन्ड होता है और जीसी में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अब आप ये बताओ, जिसमें डबल बॉन्डिंग है वो उसको हटाना ज्यादा आसान है, या जिसके में ट्रिपल बॉन्डिंग है उसको आपस में हटाना ज्यादा आसान है? ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास लोग कम है, जिसके पास स्टेबिलिटी कम है, उसको अलग थलग करना, उसको दूर करने में हमें ज्यादा फायदा है। तो जब हम डीएनए को इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, एक ऐसी जब हम डीएनए का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, एटी रिच एरिया, मैंने आपको बताया एटी में डबल बॉन्डिंग होती है, तो जहां जहां पर भी एटी रिच एरिया होता है
वो बॉन्डिंग पहले खुलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बॉन्ड बहुत ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। और फिर जो जीसी रिच एरिया होता है वो फिर हमें और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। ये लिखा हुआ है एट हायर टेम्परेचर इवन जीसी रिच एरिया रीजन इज डिसरप्टेड। तो फिर हम और बढ़ाएंगे यहाँ का टेम्परेचर और वो डिसरप्टेड हो जाएगा। फिर जब उस सॉल्यूशन व्हेन द सॉल्यूशन इज रिटर्न टू लोअर टेम्परेचर, जब और उसके बाद जब हम इसका टेम्परेचर नॉर्मल कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑन सेपरेट स्ट्रेन फ्रॉम बेस पेयर, जो इसके बेस पेयर हैं, इसके जो स्ट्रैंड अलग अलग हुए हैं वो जुड़ना वापस से शुरू कर देंगे। और वो वापस से जब शुरू करेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं रीअनेलिंग या जिपरिंग। जिपरिंग होगी, फिर ये डीएनए कॉम्प्लेक्स वापस बन जाएगा। अब ये एक रिसर्च हुई थी कि एटी रिच एरिया और जीसी रिच एरिया अगर आपको ना पता हो तो क्या होता है। हमने जैसे मान लीजिए कहीं पर डीएनए है हमारे पास और हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब वो तुरंत ही अलग हो गया, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा इसमें तो एटी रिच एरिया ज्यादा होगा। और जब वो नहीं उतने टेम्परेचर में बढ़ रहा अलग हो रहा है, तो कॉमन सी बात है, हमें पता होगा कि वहां पर जीसी एरिया रिच है। तो अब देखिए ये जो स्टडी की थी, जहां पर भी जीसी लिखा है वहां का टेम्परेचर देखिए आप, और जहां पर भी 80 लिखा है आप वहां का टेम्परेचर देखिए, 16, 22, 28। ठीक है, और जहां पर भी जीसी है 61। राइट, तो ये चीजें होती हैं। अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये आपको, तो अब हम जानते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। जैसे कि अभी एक आपने डीएनए स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें एटीजीसी जो थे वो अंदर लगे थे और जो बैकबोन थी जिसमें फॉस्फेट ग्रुप और पेंटो शुगर जो थी वो बाहर लगी हुई थी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीजें बाहर लगी हैं जो बैकबोन बनाती हैं वो है हाइड्रोफिलिक, और जो एटीजीसी है वो है हाइड्रोफोबिक। तो देखो आप, हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि दिस ग्रुप कैरीज नेगेटिव चार्ज। फॉस्फेट ग्रुप पे कौन सा चार्ज होता है? देखो जिस भी चीज पे चार्ज आ गया वो क्या हो जाती है? पोलर हो जाती है। और जो भी चीज पोलर हो गई उसमें कोई ना कोई चार्ज तो है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज किससे इंटरेक्ट करता है? वाटर के मॉलिक्यूल में जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फिर शुगर मॉलिक्यूल, जो शुगर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी शुगर रिंग्स पे, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो गया? जो भी एरोमेट जो भी रिंग स्ट्रक्चर हो गया, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये नॉन पोलर होती हैं क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। अब डीएनए कितनी तरह के होते हैं? तो देखो डीएनए कितने तरह के होते हैं, आप ऐसे पढ़ो, A B C D E एंड Z। और बी ऊपर इसलिए क्योंकि बी जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है हमारे शरीर में, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो बी। अब आप इनके बारे में पढ़ें तो बी क्या है? मोस्ट कॉमन है, और 92% हमारे में हमारी उसमें प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, ए डीएनए क्या 75% प्रेजेंट है, लेस अबेंडेंट है, ऑब्वियसली इसकी तुलना में कम है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, और इसके हर 360 जो टर्न होती है, जो इसकी 360 टर्न होती है उसमें 11 बेसिस होते हैं। और बी में कितने बेसिस होते हैं? 10। ए में कितने? 11, और जेड में 12। अब देखो आप, बी और ए जो है वो राइट हैंडेड होता है, जबकि जेड जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, यानी कि ये राइट तरफ से घूमता है, ये भी राइट और ये जेड वाला लेफ्ट। ये इन तीनों का बना हुआ है डायग्राम। नाउ ए बी जेड, जेड क्या है? लेफ्ट हैंडेड है, डबल हेलिकल, इसमें 360 में टर्न में
12 बेसेस होते हैं, ये ज़्यादा टाइट होता है या ज़िगज़ैग अरेंजमेंट होती है। आप देखो ये ज़िगज़ैग अरेंजमेंट दिख रही होगी। जो ये बी फॉर्म है ये हमारे ह्यूमन बॉडी या नेचर में मोस्ट अबेंडेंट होता है और ए जो है लेस अबेंडेंट है। ऐसे ही सी डीएनए जो है वो और कम हो जाता है और डी डीएनए में तो 8 ही बेस पेयर होते हैं और ई जो है वो एक्सटेंडेड डीएनए या एक्सटेंडेड डीएनए होता है।